बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोगों ने देखा होगा कि हम उत्तराखंडी लोग कितने सीधे साधे होते हैं। बल फलाना ही चो ये का नाम दिला, वे का नाम दिला, ये संस्था चो, वो संस्था चो। मतलब हम इतने सीधे साधे हैं कि हमें बड़े लक्ष्य का पता नहीं है। एक बात आप इस बात को सुन लीजिए, ये आज हम जो यहाँ बैठे हैं इसका कोई ऑब्जेक्टिव है। यहां से उत्तराखंड से लोग आए हैं, लुधियाने से आए हैं, चंडीगढ़ से आए हैं, शिमला से हमारे आदरणीय सुनील जोशी जी आए हैं, राम प्रसाद सर आए। तो क्यों आए? 115 मीटिंगें पूरे भारतवर्ष में कर ली है, वो क्यों करी है? इसका विधानसभा में प्राइवेट बिल आ गया, वो क्यों आया है? अब समझिए इस बात को। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमें उत्तराखंड क्यों छोड़ना पड़ा जी? रोजगार, हाथ खड़ा करके हां या ना? रोजगार था ना हमारा पहला मुद्दा। रोजगार के लिए हम लोगों ने क्या करा? अपने पहाड़ों को, अपने देवी देवताओं का छोड़ के और प्लेन की तरफ आने लगे। आगे जी। लेकिन एक क्वेश्चन मैं सबसे पूछूंगा, इस बार हाथ खड़ा कर देना, किसको कैसे उम्मीद है? आप में से किसको अपने दम पे ये उम्मीद है कि वो घर वापसी कर लेगा अगले 20 साल के अंदर? वो हाथ खड़ा कर दे अपने दम पे। और वो क्या माध्यम है? 5वीं अनुसूची। क्या माध्यम है जी? 5वीं अनुसूची क्या होती है? इस बात को हमें समझना पड़ेगा। ये बात यहां से आपको लेकर जानी पड़ेगी। 5वीं अनुसूची वो चीज है जो आपको पूरे उत्तराखंड के पहाड़ के, नदियों के, जंगलों के अधिकार देता है। और इससे जो भी संसाधन निकलेगा उससे रोजगार का अधिकार सबसे पहले किसको मिलेगा? उत्तराखंडियों को। किसको मिलेगा जी? इसलिए बैठे हम। दूसरा, हमारे यहां पे चाहे हरिद्वार हो, चाहे उधमसिंह नगर हो, हमें इस बात को स्वीकारना है, वो भी उत्तराखंड के पार्ट है। लेकिन इस बात को समझिए कि उत्तराखंड का पहाड़ी इलाका देवभूमि है, और वो देवभूमि सिर्फ उत्तराखंडियों के लिए, पूरे भारतवर्ष की देवभूमि है। और उस देवभूमि को बचाने का कर्तव्य किसका? सिर्फ उत्तराखंडियों का नहीं है, वो पूरे देवभूमि बचाने का जो संकल्प लिया है, ये लेना पड़ेगा, वो पूरे भारतवर्ष का है। इसको कैसे समझिए? हम लोग मोटा सा उदाहरण समझ लीजिए। जब भी हमको कोई संकट आता, हम लोग कहां जाते हैं? उत्तराखंड जाते हैं। अपने देवी देवताओं को हाथ खड़ा करके बोल दिया हाँ या ना? जाते हैं ना? क्यों जाते हैं? इसलिए कि हमारा संपन्न, हमारे ईष्ट देवी देवताएं पूरे संपन्न रहे, इसीलिए हम जाते हैं। लेकिन ऐसी क्या व्यवस्था हो गई कि यही दिल्ली में दिलवर सिंह नेगी के हाथ पांव काट दिए जाते हैं। यहीं पे हमारी किरण नेगी भंडारी जी, किरण नेगी का बलात्कार किया जाता है। वहीं उत्तराखंड में अंकिता के साथ दुर्घटना की जाती है। आप मुझे बताइए, बेरोजगार के लिए, बेरोजगार का जो माध्यम, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उत्तराखंड का, उस बेरोजगारी के चलते माइग्रेशन की हो रही है। तो इन सारी समस्याओं का एक ही समाधान है कि क्या है? 5वीं अनुसूची। अब आप इसको समझिए, मोटा उदाहरण समझिए। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि आज की डेट में उत्तराखंड के जो युवा है वो 35 साल के हो गए, उनके साथ जाइए, हाथ खड़ा करके बताइए। आपको पता है क्यों नहीं हो रही उनकी शादी? रिवर्स उनका माइग्रेशन, उनका जो हमारी पहाड़ की लड़कियां हैं वो एक संपन्न परिवार के साथ शादी करना चाहते हैं, संपन्न व्यक्ति के साथ शादी करने जाते। जब हमारे युवाओं को रोजगार ही नहीं मिलेगा तो वो तो जाएंगे ही। मुझे एक उदाहरण और भी, एक समझ को और दीजिए कि संस्कृति, सब लोग बोलते हैं हमारे उत्तराखंड की संस्कृति बचाओ। तो क्या बचाने के लिए कोई और व्यक्ति आएगा या वो संस्कृति बचाएगा जो एक गढ़वाली एक गढ़वाले या कुमाऊनी से, या एक कुमाऊनी एक गढ़वाली या कुमाऊनी से शादी करेगा, तब संस्कृति बचेगा? या फिर हमारा उत्तराखंड का युवा कहीं नेपाल से रहेगा, कहीं महाराष्ट्र से रहेगा, कहीं से रहेगा, संस्कृति बचेगी कि नहीं बचेगी? नहीं बचेगी ना। तो उसका माध्यम क्या है? अब बड़ा उदाहरण समझिए। वो लोग हाथ खड़ा कर दीजिए यहाँ पे जो जोन साहब से, हाथ खड़ा कर दीजिए जो जोन साहब से है। वो लोग हाथ खड़ा कर दीजिए जो मिल्टी मारा से है। वो लोग हाथों खड़ा कर दीजिए जो थारो समाज से वो रखते हैं।
वो लोग हाथ खड़ा करिए जो दोस्तों समाज से रखते हैं, वो लोग हाथ खड़ा करिए जो राजी समुदाय से रखते हैं, करिए हाथ खड़ा। आपको पता है ये लोग यहां क्यों नहीं बैठे हैं? क्योंकि ये सचिवालय में बैठे हैं। किसके माध्यम से? प्राइवेट स्टेटस के माध्यम से। और उत्तराखंड की 7 समुदाय हैं, ये 5 मैंने बता दी, और दूसरी और लास्ट और सेकंड लास्ट क्या है? गढ़वाली और कुमाऊनी। और यहां मैक्सिमम कौन बैठा है? गढ़वाली और कुमाऊनी। अब हमें मजबूर किया गया माइग्रेशन करने के लिए। और आप देखिए कि अगर हम ट्राइब का दर्जा मांगते हैं, थोड़े दिन पहले मैं ये सुनने में आ रहा हूं कि हमारे उत्तराखंड की सरकार भी शायद नेपालियों के लिए कुछ वैकेंसी या कुछ एसटी का दर्जा देने की बात कर रही है। और जैसी एसटी का दर्जा, या मेरे हिसाब से उधम सिंह नगर में नमो सूत्र को एक आरक्षण की बात चल रही है, जैसे ही उनको मिलेगा जो पूरी पाकिस्तान से रखे हैं, वो लोग मूल निवासी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे जी? और हम लोग आज तक हमें मूल निवासी का तंबा लेने के लिए हम लोग आज तक घूम रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और मूल निवासी आंदोलन का मतलब आप समझिए कि हम कुछ मांग रखना चाहते हैं। और भू कानून, एक और बात समझिए, आप में से कितने लोग लगते हैं कि भू कानून लगते ही आप यहां से अपना बोरी बिस्तर मांगेंगे और उत्तराखंड की तरफ चले जाएंगे? किसी को नहीं लगता है, क्योंकि है नहीं खेत किसी के पास। हम लोग भूमिहीन है। भारतीय डॉक्यूमेंट के हिसाब से मानेंगे तो 90% लोग उत्तराखंडी तो भूमिहीन है। आप भू कानून लगाने की बात क्या कर रहे हो? आप मूल निवासी का दर्जा किसको दिलाने की बात कर रहे हो? और एक बात लास्ट, मूल निवासी का दर्जा अगर किसी को मिलता है तो वो ट्राइब को मिलता है, और उसी की मांग हम कर रहे हैं, फिफ्थ शेड्यूल ट्राइब स्टेटस। यही हमें मूल निवासी का दर्जा दिलाएगा। जिस दिन ये मूल निवासी का दर्जा मिलेगा, 3 लाख से ज्यादा परिवारों को रोजगार, 7.5% सेंटर में रिजर्वेशन, 50% पहाड़ में रिजर्वेशन, टीवी डैम के अंदर जो बोटें चलती है, नैनीताल में चलती है, भीलपाल चलती है, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलेंगे? उत्तराखंडियों को। तो बताइए, इतना सारा रोजगार और हम घर वापसी करेंगे नहीं करेंगे? यही एक माध्यम है। इसके अलावा अगर उत्तराखंड में आकर अगर आपको कोई बोलता है कि मैं वन अधिनियम का कानून होता, मैं एक बात कह दूं, हमने जब 115 मीटिंगें करी तो जगह जगह आंदोलन, और उस आंदोलन से निकल के क्या आता बाद में? एक नेता जो कहता है मैं चुनाव लड़ूंगा। बोलिए हाँ ना, ऐसा है ना? अब मुझे ये बता दीजिए कि चलो उसको हमने एमएलए बना दिया, एमपी बना दिया, तो क्या वो हमारी घर वापसी करा देगा? हाथ खड़ा कर दिया, नहीं कराएगा ना? तो फिर हम अपना दिमाग, अपनी एनर्जी उस डायरेक्शन में डाल ही क्यों रहे? जहां से हमारी प्रगति हो ही नहीं सकती, हमारी घर वापसी हो ही नहीं सकती। और हम लोग चिल्लाते फिरते हैं कि मूल निवास चाहिए, भू कानून चाहिए। अरे मूल निवास, भू कानून तो 100% वाला आपको फिफ्थ शेड्यूल से मिलेगा। तो सीधा बोलिए ना कि आलू की खिचड़ी खानी है, आलू के गुटके खाने हैं, सीधा बोलिए। सरकार तब समझती है, सरकार के संविधान में भू कानून और मूल निवास का कोई वर्ड नहीं है। आपने सुना है कोई ये बीजेपी या कांग्रेस के जो हमारे एमएलए वो बोलते हैं कि मूल निवास भू कानून की लड़ाई लड़ना चाहिए? उनको पता है कि ये जो वर्ड है ये भारत के संविधान में नहीं है। थोड़े दिन पहले सोनम वांगचुक भी आए, 1000 किलोमीटर की यात्रा करके। आपको पता है उनके पास क्या है? उनके पास 97% लोगों के पास ट्राइब का स्टेटस है। कौन सा? वो देखिए, ट्राइब का स्टेटस लिखा हुआ उनके पास है। लेकिन उसके बाद भी वो लोग 1000 किलोमीटर की यात्रा चल के आए। क्यों? क्योंकि उनको पहाड़ और नदियों का अधिकार चाहिए थे। और अधिकार कौन देता है? फिफ्थ शेड्यूल। ये 5वीं अनुसूची, ये फिफ्थ शेड्यूल ही आपको नदी और जंगल का अधिकार देगा। उसके बाद उन्होंने यहां मूवमेंट किया, आंदोलन किया। अब आप सोचिए, उनको, उनके लद्दाख के लोगों को 95% में IAS, IPS और ब्यूरोक्रेट और फर्स्ट क्लास जॉब में रिजर्वेशन मिल गया है। बताइए, उनको 2 सीटें होने जा रही है, उनके 5 जिले बन चुके हैं। उनका हो सकता है कि आने वाले टाइम पे पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। और ये सारा कितने साल में किया उन्होंने? 4 साल में। 4 साल में उन्होंने ये सफलता प्राप्त कर ली।
क्योंकि उनको पता था कि सही रास्ता मांग मांगने का क्या है, यह है उनका सही रास्ता। इसीलिए आप उत्तराखंडी जाग गया है, सही मांग, सही दिशा, और हमारा बच्चा सही दिशा में जाएगा। हमारी बेटों के साथ रेप नहीं होंगे, हमें एसटी कानून चाहिए, ये किस शेड्यूल एसटी कानून देता है। हमारी बेटियों को जो सुरक्षा मिलेगी वो किस शेड्यूल में देता है। सारा युवा हमारा, देखिए उत्तराखंड में सारा युवा हमारा रोडों पर रोजगार के लिए, वो कहां से मिलेगा, किस शेड्यूल से। मैंने पहले कहते जब इतनी सारी रोजगार होगा तो वो यहीं से मिलेगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि बताइए उत्तराखंड में अगर हमें घर वापसी करनी है, या उत्तराखंड में बैठे हुए युवाओं को रोजगार दिलाना है, या उत्तराखंड में बैठे हुए बेरोजगार के या रोजगार मिलने के बाद शादी करानी है, तो वो सर्वश्रेष्ठ है। नहीं तो मार कर लीजिए, हमारी लड़कियां बाहर शादी करेंगे और हमारे लड़के बाहर से बहुएं लाएंगे। और आप देख लेना, ये जो दूसरे समुदाय से मिलके और जो गड़वानी को मामले बचाते हैं, इसे नई लैंग्वेज लिखेगी, ना वो लैंग्वेज आप समझोगे ना हम समझेंगे। तो संस्कृति संरक्षण कहां से मिलेगी, जोर से बोलिए, संस्कृति संरक्षण कहां से मिलेगी, रोजगार कहां से मिलेगा, सुरक्षा कहां से मिलेगा, हमारे बच्चों को सुरक्षा कहां से मिलेगा, घर वापसी किससे होगी, ये चीज है, ये है सही मुद्दा। इस बात को समझिए। आपको बहुत सारे मंच मिलेंगे, लोग आंदोलन कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन एक बात को आप समझ लीजिए। एक नेता मेरे पास आए कि यार ये तो हम तो राजनीति करना चाहते हैं। अरे भाई, राजनीति तो ये मैं हूं, जब उत्तराखंड में फिर शेड्यूल न लू तो सबसे पहले हम क्या कर, आधार कार्ड और वोटर कार्ड का सिद्ध कर। कहां सिद्ध करेंगे हम आधार कार्ड वोटर कार्ड, पहाड़ में। तो जनसंख्या कहां बढ़ेगी, रिवर्स माइग्रेशन यहां से कहां होगा, कहां के होगा। और लास्ट में मुझे बताइए, परिसीमन तो जनसंख्या के आधार पर ही होता है। तो जनसंख्या जब बढ़ेगी तो राजनीति में राजनेताओं का अस्तित्व रहेगा, इसलिए उनको इस मुद्दे के साथ जोड़ना जरूरी है। पहले हमें रोजगार नहीं मिला, फिर हमें सुरक्षा नहीं मिली, फिर पहाड़ गया। आज नेताएं हम लोग हमारे खतरे में हैं कि हमारी सीट पहाड़ से कट रही है नहीं खतरे में, चर्चा यही है ना। एक दो राजनीतिक पार्टी मैंने देखा वो परिसीमन का मुद्दा कर रहे, लेकिन मुझे बताइए परिसीमन के मुद्दे से हमारी घर वापसी होगी नहीं होगी। तो मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूं, आप लोगों से निवेदन करता हूं, आगे भी हमारे 2-3 मुख्य प्रवक्ता है, उनको सुनिए और ये फिक्स शेड्यूल की लड़ाई को आगे बढ़ाइए। इसके बाद अगला क्या है, अगला है हल्द्वानी में एक बहुत बड़ी जनसभा होने जा रही है। हल्द्वानी में एक बहुत बड़ी जनसभा होगी। आज तो सिर्फ हमने थोड़ी सी मेहनत करी थी, आज के लिए हमने ज्यादा मीटिंग नहीं करी थी, ज्यादा बैनर भी नहीं चिपकाए थे। बहुत थोड़े में, थोड़ी सी संख्या में आप लोगों की, इतने लोगों की चेतना जागी तो जंतर मंतर पहुंचे। अगला बड़ा जो जनसभा है, हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, किसी विपक्ष के खिलाफ नहीं, लेकिन जो जनसभा है वो है हल्द्वानी में। और हो सकता है फिर देहरादून, और हो सकता है यही रामलीला मैदान हम दोबारा 2 लाख लोगों से भरे। तैयार है भी इसके, जिसको राजनीति बतानी अपनी वो यही आए, जिसको रोजगार चाहिए वो भी यही आए। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमने सारे लोगों से, चाहे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हो, सबसे कंसल्ट कर लिया है। उत्तराखंड के अलावा, शेड्यूल के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं बचता है। आप ये समझ लीजिए कि जौनसार की लड़की जौनसारी से शादी करती है, जौनसार का लड़का कहीं भी शादी कर लेता है। जौनसार की लड़की इसलिए बाहर शादी नहीं करती है क्योंकि उसको पता उसके पास जो ट्राई का अधिकार है वो उनके बच्चों के लिए क्या हो जाएगा जी, खत्म, क्या हो जाएगा, इसीलिए वो नहीं करती है। अगर हमें ट्राइब का दर्जा मिल जाता है तो हमारी बेटियां क्या बोलेंगी, हमारी बेटियां भी यही बोलेंगे कि अगर ये ट्राइब दर्जा हमें अचीव, अगर मैंने क्या नॉन ट्राइबल दर्जा शादी करी तो मेरी जो ट्राइबल अधिकार की छीन डालू, मतलब ये तो यहीं से ही आपका संस्कृति का संरक्षण हो जाता है, हो जाता नहीं हो जाता है। तो बोलिए जी, इस लड़ाई का आज से हमने स्टार्ट कर दिया है। बोलिए बद्री विशाल की, गोलू नेता की, केदारनाथ की, उत्तराखंड की, भारत माता की। धन्यवाद।